अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है कैफ 8 रिफ्रेशर का। इंशाल्लाह इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 एंड 8 ऑफ आई कैफ स्टडी बुक। तो इंशाल्लाह उसको भी हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स स्टार्ट होने लगे हैं जी। आपके बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक एरिया है। तीन एरियाज जो बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उनमें एक तो आपको आइडिया है कि ऑडिट रिस्क बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। देन सेकंड आपका ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपके ये वाले एरियाज होने चाहिए। और देन आपकी रिपोर्ट, क्योंकि ऑडिट का क्रक्स यही है कि प्लानिंग आप अच्छी कर लें, ठीक है। देन उसके बाद आप उस पर सब्सटेंटिव जो है एग्जीक्यूशन उसकी वो अच्छी कर लें। देन उसके बाद सब्सटेंटिव के नतीजे में जो आपका ओपिनियन निकलना है, वो ओपिनियन आप सही ओपिनियन पर पहुंचे, ठीक है जी। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा आइडिया होगा कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स तमाम मटेरियल अकाउंटिंग हेड्स या ट्रांजैक्शंस के ऊपर अप्लाई करना जरूरी है आईएसओ 315 के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टीओडीज, और दूसरा होता है आपके एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स हम तीनों जगहों पे, तीनों फेजेस में आमतौर पे यूज कर रहे होते हैं। एक तो प्लानिंग फेज पे, आईएसओ 520 जो है एनालिटिकल प्रोसीजर, वो ये कहता है कि प्लानिंग फेज पर भी यूज करें ताकि आपकी प्लानिंग में हेल्प करें, आपको आइडिया हो जाए चीज़ों का। देन वो एग्जीक्यूशन लेवल पर भी, जब साथ साथ चीज़ें चल रही होती हैं, उसके साथ भी आप परफॉर्म कर लेते हैं। और लास्ट में भी फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी आप परफॉर्म करते हो, ताकि एक बार दोबारा से ओपिनियन देने से पहले आप एक बार फिर नजर मार लें कि भाई क्या मेरे जो रेशियो एनालिसिस थे या मेरे जो एनालिसिस थे स्टार्ट में, क्या अभी भी उसी तरह ही है या इनमें कोई डिफरेंस है। अगर कोई डिफरेंस है तो उसको डॉक्यूमेंट आपने किया हो, उसकी रिकंसिलेशन आपके सामने हो, ठीक है जी। चलें क्विकली फिर स्टार्ट करते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। देखिए, सब्सटेंटिव बनाने का जो तरीकाकार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक तरीका ये होता है कि आप क्रैम कर लें, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, मेरी समझ में नहीं आती वो चीज़ के, मतलब इतना कुछ कैसे आप क्रैम कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपने बाकी पेपर भी देने होते हैं। कई लोगों ने उनसे ऑडिट देना होता है, वो क्रैम कर लेते हैं। लेकिन स्टिल वो जो क्रैमिंग का तरीका है या जो अप्रोच है, वो आपको इन द लॉन्ग रन बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं करेगी। फाइनल पे जाके CFAP 6 आना है, आपको पता है। देन MSA 1 आना है, उसके अंदर भी ऑडिट का पार्ट है। तो वहां पर खुदा न खास्ता फंस सकते हैं बड़ा बुरा, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और आप जाते हैं क्रैमिंग की तरफ। इसलिए एक अप्रोच मैं आपको भी बताऊंगा, होपफुली आप लोग भी उसी तरह अप्रोच पे उसी पे काम कर रहे होंगे या उससे शायद बेहतर भी हो। मेरी जो अपनी अप्रोच स्टूडेंट लाइफ में भी रही है और मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी वही सिखाई है, वो हम अभी कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। वो अप्रोच क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के हवाले से बहुत ही इजी तरीका है जी आपका अपनी प्रोसीजर्स बनाने का। जो मर्जी एरिया आ जाए आप उस पर प्रोसीजर्स बना सकते हैं। किस तरह? देखिए, सबसे पहले आपने वहां पर देखना है कि आपको ऑडिट रिस्क क्या है, क्योंकि हमारी रिस्क बेस्ड अप्रोच होती है ना ऑडिटर्स की। हम मतलब हर चीज को तो नहीं चेक करते, हम ऑब्वियसली उसी को चेक करेंगे जहां पर हमें रिस्क लग रहा है, रिस्क को मटेरियल स्टेटमेंट हमारे लिए ज्यादा है, उसको हम देखेंगे। तो भाई जहां पर रिस्क ज्यादा है आपने वो एरिया कर लिया आइडेंटिफाई, ठीक है। जहां पर रिस्क कम है उस पर आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, आपको पता है इमटेरियल है जो, ठीक है। अच्छा, रिस्क हो गया जी अब आपका आइडेंटिफाई। अब आपने देखना है कि जी किस एजर्शन का रिस्क है, वहां पर कौन सी एजर्शन को आप वेरीफाई या देखना चाह रहे हैं, उसको सब्सटेंशिएट करना चाह रहे हैं, ये आपने वहां पर डिफाइन कर लेना है। आपको आइडिया होगा कि 6 एजर्शन है जी, ट्रांजैक्शंस की भी जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, और अकाउंट बैलेंसेस की भी, उसकी भी 6 सजेशन। ये आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। लास्ट लेक्चर में आई होप मैंने आप लोगों को ये भी कहा होगा कि इनको एक बार लिख लें 5-7 बार, ताकि आपके माइंड में बैठे। ये आपको हिफ्स होनी चाहिए ये तो, ठीक है। एक एक चीज इसका पता हो और इनका कॉन्सेप्ट भी पता होता कि आप डिफ्रेंशिएट भी कर सके कि भाई एक्यूरेसी की बात हो रही है या कट ऑफ की बात हो रही है, कंप्लीटनेस की बात हो रही है या अकरेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए। तो अब हमने दूसरे नंबर पर भाई एजर्शन देख ली। अब देखें, कई बार जो रिस्क होता है ना वो काफी एजर्शंस को हिट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे स्टॉक टेक जो है वो अगर ना इंसान कर पाए, रिस्क अगर हम नहीं कर पाएंगे या हम नहीं किया, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी एजर्शंस आ रही हैं? देखें, इसमें आपकी कंप्लीटनेस की एजर्शन भी आ गई, ठीक है।
क्योंकि अगर आप स्टॉक टेक करते हैं तो वहां पे आप फ्लोर टू शीट जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी थोड़ा सा किया था, वो देख के आपको ये पता चल जाना था यार जितनी भी आइटम्स पड़ी हुई हैं स्टोर में वो सारी की सारी रिकॉर्डेड है, कंप्लीटनेस होगी। एग्जिस्टेंस का भी आपको पता चल जाना था कि यार ये जो चीज़ें शीट के अंदर लिखी हुई हैं उधर पड़ी हुई हैं कि नहीं, एग्जिस्ट भी करती हैं नहीं करती। वैल्यूएशन का भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा हो जाता है वो इस तरह की जब आप चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ से पता चलता है यार डैमेज्ड चीज़ें हैं या बिल्कुल ठीक है। अगर चीज़ें डैमेज हुई पड़ी हैं तो आपको आइडिया होता है यार ये तो चीज़ें ख़राब हैं, ये तो अब उस तरह नहीं बिक रही जिस तरह इन्होंने सोचा था, तो लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV का कॉन्सेप्ट वहाँ पर आएगा। बात समझ रहे आप? तो इसका मतलब है कि अब देखें दो चीज़ें तो डायरेक्टली होगी ना रिलेट, इनडायरेक्टली आपने करनी हो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, आपकी एसेशन है, राइट्स एसेट्स पे होते हैं, ऑब्लिगेशंस आपकी लायबिलिटी पे होती है। उसका क्या मतलब होता है कि एंटिटी के नाम के एसेट्स होने चाहिए, एंटिटी के नाम की ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए। अब अगर स्टॉक एंटिटी का है लेकिन पड़ा कहीं और हुआ है, जाहिर है जब आप स्टॉक शीट में देखेंगे आपने यार ये वाला स्टॉक कहाँ पड़ा, उन्होंने कहा जी थर्ड पार्टी के पास हमने रखवाया हुआ, ठीक है, तो एक उधर से भी आपका ये चीज भी कवर होगी। तो ये थोड़ा इनडायरेक्टली है, लेकिन डायरेक्टली एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस तो आपकी इजीली हो रही है। बात समझ रहे हैं? तो कई बार एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस भी होती है रिस्क में, कई बार एक भी होती है, तो कई बार एक ही प्रोसीजर परफॉर्म करके आप डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर एविडेंस ले लेते हो, कई बार सिर्फ एक के ऊपर मिलता है। अच्छा, अब बात यह है कि भाई सबसे पहले रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर लिया, देन आपने एजर्शन को देखा कौन सी एजर्शन को मैं करना चाह रहा हूँ। सिंपल बात है कि भाई एजर्शन के ऊपर आपने रेलेवेंट प्रोसीजर लगा देना। वो 7 प्रोसीजर्स हैं, वो आपको पता है, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ये 7 ही प्रोसीजर्स हैं और कोई नहीं है इसमें, ठीक है। इन्हीं 7 प्रोसीजर्स में से कुछ लगा करेंगे, सारे के सारे नहीं लगाने, वो तो फिर बात ही खत्म होगी। आपने सिलेक्टिव जो मोस्ट रेलेवेंट है वो प्रोसीजर आपने उस एजर्शन के ऊपर लगाना है जहां से आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए। क्लियर है बात? अब ये 7 प्रोसीजर्स तो बताए हुए हैं ना उन्होंने, इसके अलावा फिर जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं उनके अपने भी कुछ प्रोसीजर्स हैं, वो जो 3-4 स्टैंडर्ड्स आगे आएंगे उनको हम देख लेंगे। लेकिन जो ये जनरल प्रोसीजर्स हैं ये भाई हर जगह पे लगने हैं, इनमें से कुछ ना कुछ प्रोसीजर आप लगाएं रेलेवेंट एजर्शन के ऊपर टू एड्रेस द रेलेवेंट रिस्क। सही है, तो आप इंशाल्लाह बिल्कुल इजीली अपना प्रोसीजर बना सकते हो। आई होप आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है, उसके बाद एजर्शन कौन सी हिट हो रही है उसको देख लें, और उस एजर्शन के ऊपर आप किस तरह एविडेंस ले सकते हैं वो आपको ही प्रोसीजर परफॉर्म कर लें उसको, ठीक है। वर्ड हम आमतौर पर चेक का वर्ड चेक कर लें, ये कोशिश करें चेक का वर्ड ना यूज करें क्योंकि ये जनरल सा वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा जी मैंने इनवॉइस चेक कर ली, क्या किया, चेक से क्या मुराद मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, डिफरेंट मीनिंग्स है ना। देखें इससे कोई मतलब नहीं खस हो रहा कि चेक कर क्या किया मैंने, चेक करके मैंने मतलब सिर्फ देखा है उसको, तो वो इंस्पेक्शन कहते हैं उसको, तो आप इंस्पेक्ट करें। अगर आप कहेंगे नहीं भाई देखा नहीं है, मैंने इसको दोबारा से इसकी कैलकुलेशन की है, तो भाई फिर रिकैलकुलेशन लिखो ना आप। अब चेक अगर लिखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, एग्जामिनर समझेगा पता नहीं इसने क्या चीज़ चेक की है उसके अंदर। बात आ रही समझ, तो ये जनरल इस तरह की वर्डिंग जो एम्बिगुअस हो, वेग हो, ट्राई करें उसको अवॉइड करें, क्योंकि जो असल में स्टैंडर्ड्स है ना आपके ऑडिट के, उसके अंदर कहीं पे चेक का वर्ड ही कोई नहीं, ठीक है। मतलब चेक सिर्फ उस वाले से है कि चेक एंड बैलेंस वाला वो जो, ठीक है, अदरवाइज प्रोसीजर्स में कोई नहीं है, क्योंकि ये है ही नहीं, जनरल सी एक चीज़ है, चेक पता नहीं क्या होता है। तो आप फिर कोशिश करें कि जो रेलेवेंट वर्ड है, जार्गन है, वो आप यूज करें ताकि एग्जैक्ट पता लगे ना कि भैया आपने क्या चीज़ की है वहाँ पे। क्लियर है बात? आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस आपने करनी है ऑडिट प्रोसीजर्स की, तो इंशाल्लाह। लेकिन अप्रोच अगर एक ही अप्रोच रख के करेंगे, आप लोगों को अगर कोई और अप्रोच भी आती है तो सही है, करें उससे, लेकिन मतलब अप्रोच पे चेंज नहीं करनी, उसी के हिसाब से करें। इंशाल्लाह 10-12 सवाल आप करेंगे, आपके बिल्कुल मतलब हाथ पे आ जाएगी वो चीज़, इजीली आप इस तरह कर लेंगे उसे, ठीक है। देन यहाँ पे ऑडिट सॉफ्टवेयर की बात की है, एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी है। जब हमने लास्ट पढ़ा था ऑडिट सॉफ्टवेयर, वहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा इसका लिंक किया था कि आजकल क्या करते हैं, ऑडिट सॉफ्टवेयर ही एम्बेड कर देते हैं, जिस तरह FBR Tier 1 रिटेलर्स के साथ अपना वहाँ पर सिस्टम इंटीग्रेट कर देता है। तो इसका फायदा ये होता है कि भाई रियल टाइम बेसिस पर जो एंट्री रिकॉर्ड हो रही होती है, जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही होती है क्लाइंट की, ऑडिट सॉफ्टवेयर के अंदर वो रन होती रहती हैं, वहाँ से पता चल जाता है चीज़ों का। बाहर में जाके जो काम एंड लेवल पे करना होता है वो थोड़ा उसमें हेल्प मिल जाती है। ये हमने पीछे एक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है जी। चलें, अब आगे की बात एनालिटिकल प्रोसीजर्स की।
एनालिटिकल प्रोसीजर देखें, दो जगहों पे ये तो स्टैंडर्ड कहता है कि प्लानिंग पर भी करें, फाइनलाइजेशन पर भी आप करें, लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल पर भी ये साथ साथ चलते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। अब इनका फ़ायदा क्या होता है? देखिए, इनका फ़ायदा बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इनका इस तरह बेनिफिट आपको मिलता है कि जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं तो कई चीज़ें होती हैं अपेरेंटली प्रिमा फेशी आपको नजर आती हैं कि यार सही है या खराब है, प्लॉजिबल रिलेशनशिप नहीं बन रहा होता। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर जब आपने परफॉर्म करना है तो कोई ना कोई रिलेशन हो ना। एक पहले ऑडिटर अपने माइंड में एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करता है, यार मेरे ख्याल में इतना फर्क होना चाहिए। ठीक है, फिर आप उसके मुताबिक उसके जो डाटा है क्लाइंट का, उसके मुताबिक एक डिफरेंस या रेशो एनालिसिस करते हो। फिर जो फर्क आता है वो फिर आप उसको जज करते हो कि यार क्या ये फर्क ज्यादा है या मेरी एक्सपेक्टेशन के करीब है। अगर तो आपकी एक्सपेक्टेशन के करीब है तो भाई आपको एविडेंस मिल तो गया है, क्योंकि सब्सटैंटिव का पार्ट ही है ये भी सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का पार्ट है ना एनालिटिकल प्रोसीजर। तो अगर तो आपको हो गया तो आपको एविडेंस मिल गया। ठीक, अब आपने डिसाइड करना है कि क्या ये सफिशिएंट है या नहीं है, अप्रोप्रिएट तो हो सकता है। देन अगर फर्क ज्यादा है, ठीक है, तो फिर आप उसको रिकंसाइल करवाएंगे कि जी ये रिकंसाइल करके दिखाएं, इस तरह तो फर्क आ रहा है बहुत ज्यादा, बात आ रही है समझ। तो इसका मतलब है कि क्विकली आप उसको कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें भी एक प्रैक्टिस आपने एग्जाम के लिए रखनी है कि एग्जाम के अंदर जब भी आपको स्पेशली क्वेश्चन आता है जो एक्सट्रैक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तकरीबन हर पेपर में एक आधा आता है, रिस्क में आता है और प्रोसीजर्स में आता है। एक्सट्रैक्ट होता है कि बैलेंस शीट बना के दी होती है पिछले साल और इस साल की, और प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, मतलब उसका कुछ पार्ट बनाया होता है। फौरन आपने भाई कैलकुलेटर पकड़ना और स्पीड से कुछ रेशोज निकाल के रख लेनी है, क्योंकि वो रेशोज आपकी हेल्प करेंगे उस क्वेश्चन के अंदर। अगर रिस्क का क्वेश्चन भी है आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आप बताएंगे कि भाई देखिए सेल्स 30% इंक्रीज हो गई है, रिसीवेबल सिर्फ 2% इंक्रीज हुआ है, ये प्लॉजिबल रिलेशनशिप ही नहीं है। यही है ना एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपके। आप कहेंगे कि भाई लास्ट टाइम जो था जीपी मार्जिन था, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, वो 12% था, इस बार आप देख रहे हैं ये 28% हो गया, इतना ज्यादा कैसे इंक्रीज हो गया? लास्ट टाइम मार्केटिंग एक्सपेंस 10% ऑफ सेल्स थे, इस बार मार्केटिंग एक्सपेंस आपके जो हैं वो 2% ऑफ सेल्स हैं, लेकिन आपकी सेल 30% इंक्रीज होगी। किस तरह होगी बात समझ? तो जब आपके सामने रेशो सारी लिखी हो ना, फिर आपने उनको अंडरस्टैंड करके देखें। अच्छा जो ऑडिटर है या अच्छा जो अकाउंटेंट है ना, उसके बारे में ये कहा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलनी चाहिए उसके साथ। ठीक है, मतलब वो देखे, उसको देखते ही समझ आ जाए कि भाई ये चीजें इस तरह हो रही है। ऑब्वियसली अभी आपका स्टार्ट है, लेकिन अगर आप इस अप्रोच से चलेंगे तो इंशाल्लाह फिर आगे जाके आप बड़े एक अच्छे अकाउंटेंट या ऑडिटर बनेंगे, कंसल्टेंट बनेंगे। तो अब आपने भाई वो एनालिटिकल का आपको थोड़ा आइडिया हो गया किस तरह करना है। अब आप डिफरेंट तरह के तरीके हैं जो अपना सकते हैं। आपको 4 तरह के बताए जाते हैं। एक तो ये है कि भाई आप कंपैरेटिव्स के साथ देख लें, उनको एनालिसिस करें, मतलब पिछले साल के साथ, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है, कि आपका इस साल में क्या था उसको पिछले साल के साथ कंपेयर करें, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। ठीक है, उससे भी आपको आइडिया हो जाता है ना कि भाई पास्ट ट्रेंड तो ये चल रहा था, हर साल 10% 20% इस तरह की एक चीज मतलब इंक्रीज हो रही थी, इस बार जाके बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत कम हो गई है, तो आपको एक एनालिसिस नजर आता है। देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के साथ आप कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ये है कि अगर कंपनी ने कोई फोरकास्टिंग की हुई है, कोई बजट्स बनाए हुए हैं, बजट और फोरकास्टिंग का आइडिया तो होगा आपको, तो आप उसके साथ कंपेयर कर लें। इससे 2 चीजें नजर आएंगी। एक तो ये है कि भाई बजट के कितना करीब है, और सेकेंडली ये चीज नजर आएगी कि यार इनके बजट के जो एस्टिमेट्स हैं वो कितने एक्यूरेट हैं। 2 चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी ना। एक तो ये है कि भाई ये उसके करीब करीब जा रही है चीज, और सेकंड ये भी कि उनके एस्टिमेट्स किस हद तक एक्यूरेट है, क्योंकि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जगह जगह पे उन्होंने एस्टिमेट्स यूज किए हैं। और आईसा 540 आपसे कहता है कि भाई आपने एस्टिमेट्स को भी देखना है उनके। ठीक है, एस्टिमेट्स होते हैं ना कि भाई प्रोविजन इतनी होगी, कंटिजेंट लायबिलिटी वगैरह के बारे में आपकी वो एस्टिमेशन है सारी की सारी। ठीक है, आपके डेप्रिसिएशन रेट्स एस्टिमेशन है आपकी, आपका यूजफुल लाइफ एस्टिमेट है आपकी, कितनी एस्टिमेट वो कितनी यूजफुल लाइफ होगी। ठीक है जी, तो आपको एक एस्टिमेट्स के बारे में भी आइडिया हो जाएगा। तीसरा तरीका जी कि अगर कंपैरेटिव के साथ भी कर लिया है या नहीं करना चाह रहे तो आपने फिर दूसरा कर लिया अपना फोरकास्टिंग या बजट्स वगैरह के साथ, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के साथ। ठीक है, तीसरा एक तरीका कर रहा है जी इंडस्ट्री एवरेज। इंडस्ट्री के अंदर आमतौर पे एवरेज किया। अब पाकिस्तान का थोड़ा सा मसला ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि ऐसा कोई डाटा बैंक नहीं है, ऐसे कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि जहां पर आपको इंडस्ट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके, तो आपको थोड़ी खुद एफर्ट करनी पड़ती है। वो ये है कि जी आप अपने एक तो अपने लेवल की कंपनी ढूंढनी है,
बहुत बड़ी कंपनी नहीं, बहुत छोटी कंपनी नहीं, मतलब आपके फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर 1 मिलियन की सेल है क्लाइंट की, और अब आप कोई कंपेयर उसको इंडस्ट्री में कर रहे हैं कि कोई 4-4 मिलियन 5-5 मिलियन वाली कंपनीज के साथ या 100 बिलियन वाली कंपनी के साथ, तो वो अजीब सा कंपैरिजन है, वो बनता ही नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी कंपनी के अपने ही कोई सिस्टम होता है, वो अपने हिसाब से कुछ चलते हैं। हो सकता है कि उनकी जो कॉस्टिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट हो, उनकी सेलिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो। बड़ी कंपनीज का भी आपको आइडिया है कि वो डिफरेंट हो सकता है, तो कोशिश करें इंडस्ट्री के अंदर तो रहें, लेकिन थोड़ा अपने लेवल की सिमिलर काइंड ऑफ जो कंपनीज हैं, सिमिलर फीचर्स, उनकी कोशिश करें, उनको आप ढूंढें। वो लिस्टेड अगर आपकी कंपनी है तो आप स्टॉक मार्केट में जाएं, वहां पर तो वैसे ही सेगमेंट्स बने होते हैं, सेक्टर्स बने होते हैं, अपने सेक्टर में जाएं, उधर की इंडस्ट्री एवरेज वगैरह आप ले लें कि इनकी सेल की इंक्रीज की एवरेज क्या है, जीपी मार्जिन का क्या है, एनपी मार्जिन क्या है, करंट रेशो क्या है, लिक्विडिटी रेशोज, क्विक रेशोज क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है, डेट इक्विटी रेशो क्या है। ठीक है, तो ये रेशो एनालिसिस वगैरह आप उधर से करके अपने साथ कंपेयर कर लें। देन कंपेरेबल पार्ट्स ऑफ द सेम एंटिटी, उसी एंटिटी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ, मिसाल के तौर पर सुजुकी वाले हैं, अब वो आपको पता है कर्टस भी बनाते हैं, स्विफ्ट भी बनाते हैं, वैगनआर भी बनाते हैं, और इस तरह। अब आप अगर कुछ, हर चीज तो नहीं देखी जा सकती ना साथ साथ, मतलब है कि अगर आप कहेंगे कि मैं इनकी सेल्स को देखूं तो वो, और साथ एक ऑल्टो भी अलग से, अब सेल्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया कि ऑल्टो की सबसे ज्यादा सेल होती है, तो उसके साथ तो कंपैरिजन अजीब सा कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आप कुछ ऐसी चीजें जो फिक्स्ड ही होती हैं, या वो तकरीबन सिमिलर कॉस्टिंग होती है जिन चीजों की, उधर भी उतनी ही कॉस्टिंग होनी चाहिए जितनी इधर हो रही है, तो आप उनको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है जी, तो 4 तरह के आप रिलेशंस देख सकते हो, अपने कंपैरेटिव्स के साथ, अपने एस्टिमेट्स बजट्स वगैरह के साथ, इंडस्ट्री एवरेज के साथ, या उसी एंटिटी के किसी और सिमिलर पार्ट के साथ। ठीक है जी, सिमिलर कंपोनेंट के साथ, तो आपके सामने एक रिलेशंस आ जाएंगे कि हमारे क्लाइंट का जो है वो क्या जो रिजल्ट्स हैं उसी तरह निकल रहे हैं जिस तरह बाकी जा रहे हैं, तो वहां से आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेपर में आ सकती हैं, वहां से आपको लगे है सब्सटेंशियल इंक्रीज हो गया सेल्स रेवेन्यू, लेकिन सब्सटेंशियल डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल, रेवेन्यू बढ़ गया भाई, कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई है, कौन सा लॉजिक है? मतलब देखें, अब आपको इसमें मजीद इसके लिए वाउचर्स वगैरह देखने की या ट्रांजैक्शन टेस्टिंग करने की, टीओडीज करने की जरूरत ही नहीं है, आपको यहाँ से नजर आ गया। अब आपने इसको बस मजीद इन्वेस्टिगेट करना है। सिग्निफिकेंट चेंज इन दी जीपी मार्जिन, इन एडमिन एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह, ये कुछ लिखे हुए यहाँ पे। बात आ गई आपको समझ? तो ये है सिंपल आपका जो है, इसमें जो भी फर्क आएगा उस पर आपने मैनेजमेंट से इंक्वायरीज करनी है, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, ताकि आप अगर फर्क है तो आप उस तक एंड तक पहुंच सकें तो भाई क्या ये फर्क जो है क्लियर हो भी रहा है, या वो इतना इमटीरियल रह जाए कि वो अब इम्पोर्टेंट ना रहे। अदरवाइज अगर फर्क ज्यादा है तो ऑब्वियसली फिर मसला तो होगा। अब इन्होंने कुछ कॉमन रेशियोज आपको बताई हुई हैं या आप लोगों ने पढ़ी होंगी, रॉस है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रेशियोज वगैरह आप इधर से भी याद भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में बुक तो लेके नहीं जा सकते, तो ये आपको थोड़ी टाइम आप लिखिएगा, याद रहें। वैसे ये लॉजिकल सी हैं, आप मतलब भूल भी जाए तो खुद भी बना सकते हैं। एसेट टर्नओवर रेशियो है, अच्छा आमतौर पे इनमें जो यूज होती है ना, एक ये रॉस पहली हो जाती है, देन लिक्विडिटी रेशियोज, दोनों ये बड़ी बहुत ही अहम है। लिक्विडिटी से मुराद क्या होता है? पैसे का मौजूद होना, कैश का मौजूद होना, कैश की अवेलेबिलिटी। एक करंट रेशियो है, ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को सिर्फ सिंपल कंपेयर करके एक होती है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में हम कहते हैं यार ऐसे एसेट को निकाल दो जो थोड़ा लिक्विडेट होने में, कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगाएंगे। इन्वेंट्री आपको पता है कि थोड़ा टाइम लगे, पता नहीं कब बिकेगी, तो आप उसको साइड पे कर देते हो। उसके अलावा जो तमाम एसेट्स है ना, उनको आप फिर अपनी करंट लायबिलिटी के साथ कंपेयर कर लेते हो कि कितना क्विकली ये चीज जो है लिक्विडेट होगी, कैश में कन्वर्ट होगी, तो इसलिए इसको क्विक रेशियो भी कहा जाता है। डेट रेशियोज बड़ी है हमारी, गियरिंग रेशियो या इसको डेट इक्विटी रेशियो भी बोला जाता है, और इंटरेस्ट कवरेज। इंटरेस्ट कवरेज क्या होती है कि पीबीआईटी आपका जो है, इसको एबिटा भी वर्ड बोला जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन वगैरह। यहाँ पर वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रहा है कि इंटरेस्ट और टैक्स से पहले ऊपर जो प्रॉफिट बच गया है उसको आप डिवाइड कर दो इंटरेस्ट चार्जेस इन द ईयर के, इंटरेस्ट कितना आपने पे किया है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि भाई आपका जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट, वो उसमें से कितनी बार इंटरेस्ट निकल सकता है। बात आ रही समझ? अगर लेट्स से आपका प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पीबीआईटी है आपका 100 का, और आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है जी उस मंथ का 30 का, तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 3.33 टाइम्स जो है हमारा इंटरेस्ट हम पे कर सकते हैं। तो बड़ा सेफ है
ऑब्वियसली आप सेफ हैं, अभी आप इंटरेस्ट तो पे कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होती है कंपनी हाईली गियर्ड हो जाती है, डेट इक्विटी रेशो बड़ी बुरी तरह उनकी डिस्टर्ब होती है, उनकी डेट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे पाकिस्तान का मसला है। उसमें क्या होता है कि प्रॉफिट तो जो आना ही आना है, पहले तो प्रॉफिट आता ही नहीं है, लेकिन जो आया भी है उसमें से एक बार भी इंटरेस्ट पे नहीं हो पा रहा होता, तो इंटरेस्ट पे करने के लिए मजीद कर्जा लेना पड़ जाता है, बात आती है समय। तो इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशो बड़ी अहम है। जब भी आपको किसी ने कर्जा देना भी होता है, डेट देना भी होता है, वो पहले देखते हैं कि भाई आपकी ऑलरेडी इंटरेस्ट कवरेज क्या है, ये ना हो पहले आप पिछला इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे, हमारे वाला कहाँ से देंगे। देन ईपीएस का आपको पता है IAS 33, पी रेशो प्राइस अर्निंग रेशो, ये आपकी डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड कितना दे पा रहे हैं आप, ठीक है। डिविडेंड कवर, ये आपका सिंपल होता है कि जी आप कितने बार डिविडेंड दे सकेंगे अपने प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड में से, वो उसको जिस तरह इंटरेस्ट कवर था। क्लियर है जी। तो ये था जी आपका चैप्टर 7। चलें, अब ये एनालिटिकल तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें, रेशो एनालिसिस वगैरह वो क्वेश्चन रखें, इसमें आपके एक्सट्रैक्ट्स दिए हों फाइनेंशियल पोजीशन के या प्रॉफिट एंड लॉस के, उसमें से खुद रेशोज निकाल के देखें, 3-4 बार ये करें इंशाल्लाह प्रैक्टिस, तो आप क्लियर हो जाएगा। बजाय इसके कि सिर्फ आप उसको याद ही करते रहें कि रेशो एनालिसिस क्या होते हैं और कौन कौन सी रेशोज हैं, इसको ये चीज़ें ना प्रैक्टिकल है, ये अप्लाई करने से आती हैं, तो आप इसको अप्लाई करें। नेक्स्ट आगे चैप्टर 8 आपका सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स नॉन करंट एसेट्स के ऊपर। नॉन करंट एसेट्स के ऊपर जो आपने भाई सब्सटैंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो देख लेते हैं। अब आपको पता है कि नॉन करंट एसेट्स में आपके डिफरेंट चीज़ें आती हैं, इसमें 2 डिस्कस की गई हैं, एक आपके पीपी को किया गया है और एक आपके जो है इंटेंजिबल्स को किया गया, लेकिन इसके अलावा भी नॉन करंट एसेट हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने रखवाया हुआ है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो भी आपने देखनी है। अब इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आपको आइडिया होगा कि IFRS 9 अप्लाई होता है, वो थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उसके मुताबिक आपने देखना है कि फेयर वैल्यू पे लेकर जा रहे हैं और फेयर वैल्यू थ्रू PNL है या OCI है, वो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि आपने ये इसी तरह जैसे बुक में आपको एक शो हो रहा है, ये फिक्स एसेट स्केड्यूल तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बनाया भी होगा IAS 16 के मुताबिक, ठीक है। तो ये आपका फिक्स एसेट स्केड्यूल है। अब उसमें ये होता है कि अगर आपकी फेयर वैल्यू के ऊपर हो, ठीक है, आपने अपने पीपी को फेयर वैल्यू के ऊपर लेकर जा रहे हैं, उस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फिर आपने वो भी लिखना होता है इसकी लास्ट जो फेयर वैल्यू आपने वैल्यूएशन कब करवाई थी, किसने की थी, डेट क्या थी, ठीक है। फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस भी शो होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें ये आप लोगों को IAS 16 में इसका आइडिया है। अगर आप लोगों ने पहले वो पढ़ा हुआ है, थोड़ा मतलब जो रिपीटर्स हैं, तो फिर भी कोशिश करें कि एक नज़र ज़रा मार लें फिक्स एसेट स्केड्यूल के ऊपर, क्योंकि देखें हमारा मकसद क्या होता है, अब एनालिटिकल तो हम ऊपर पढ़ा है ना, वो तो खत्म होगी कहानी। अब हम प्योरली हम फोकस करें सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के ऊपर। अब यहाँ पे हमारा मकसद एक तो ये है कि कोई मिसस्टेटमेंट हमने देखनी है, वही 7 प्रोसीजर्स परफॉर्म करके, और साथ हमने ये भी देखना है कि भाई अब मिसस्टेटमेंट में भी आपको है आइडिया कि अकाउंटिंग पॉलिसी ठीक होनी चाहिए, पहले तो वो रेलेवेंट स्टैंडर्ड के मुताबिक हो पॉलिसी, ठीक है। देन जो पॉलिसी आपने सिलेक्ट की है वो अप्रोप्रिएटली अप्लाई भी की गई हो, सही तरह अप्लाई की गई हो। अच्छा, और फिर जो डिस्क्लोजर्स मांगता है रेलेवेंट स्टैंडर्ड, वो भी पूरी तरह इंप्लीमेंट किए गए हों, उसी तरह डिस्क्लोज किए गए हों। तो इसका मतलब पहले तो आइडिया होना चाहिए ना कि भाई वो स्टैंडर्ड मांगता क्या है आपसे, तो ठीक है जी। देन हमें मतलब अगर इन्होंने थोड़ा सा आपको बताया हुआ है, यहाँ पे रिवाइज बेसिकली करवाया होगा, आपने डेप्रिसिएशन रेट्स भी देने हैं। देन आपको ये भी पता है कि फेयर वैल्यू अगर आपने करनी है तो ये नहीं हो सकता कि 10 बिल्डिंग है मैं किसी एक बिल्डिंग की करूँ, नहीं, आपको पूरी क्लास ऑफ एसेट्स सारे उस क्लास के तमाम एसेट्स की फेयर वैल्यू करवानी पड़ेगी, ठीक है। ये अब आपको चीज़ें IAS 16 से याद होंगी, तो इनको बस आपने यहाँ पे करना है। अब देखें यहाँ पर रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट क्या है, वही बात है कि पहले हम रिस्क देखते हैं, हमारा ROMM क्या है, फिर उस वो रिस्क कौन सी एजर्शन को हिट कर रहा है वो देखते हैं, फिर उस एजर्शन को वेरीफाई करने के लिए, उस पर एविडेंस देने के लिए हमें कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, उन 7 प्रोसीजर्स में से हम वो सिंपल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा वो क्लियर रहता है। अब देखें यहाँ पे क्या है, कंप्लीटनेस की एजर्शन है, उन्होंने कहा बेसिकली उन्होंने सारी एजर्शन लिख दी हैं, तो ये आप लोगों को है आइडिया, वो उन्होंने 6 की 6 एजर्शन यहाँ पे लिखी हैं। अब जी क्या टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स की टेंजिबल पीपी की बात ही हो रही है, ठीक है। कंप्लीटनेस के लिए उन्होंने कहा क्या करेंगे, कंप्लीटनेस के लिए आप देखें, अब इसको फॉर एग्जांपल अभी हम थोड़ा छोड़ें, आप अपने दिमाग से ज़्यादा चीज़ को सोचें। अगर आपने कंप्लीटनेस को देखना है, एजर्शन है ना आपकी, आप ये देखना चाह रही है तमाम के तमाम फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स पीपी रिकॉर्ड हो चुके हैं, ये आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, आप भाई सिंपल उनका एक तो लिस्ट पकड़ेंगे,
इसको स्केड्यूल भी कहते हैं। स्केड्यूल के अंदर पूरी लिस्ट आ रही होगी, इतने 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 एसेट्स हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर स्केड्यूल नजर आ रहा होता है वहां पर क्या होता है आपका सिर्फ मतलब टोटल करके बताई होती है चीजें, बिल्डिंग इतने की या फर्नीचर इतने का, डेप्शन ये है इस तरह, लेकिन उसके पीछे फिर डिटेल क्या है, फिक्स एसेट रजिस्टर भी उसको बोला जाता है। अब फिक्स एसेट रजिस्टर जो है वो छोटी मोटी कंपनीज तो पाकिस्तान में तो नहीं एटलीस्ट बनाती, वो 2 लोग उसको रिक्वायर करते हैं। ये 2 जगह भी आपके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आ सकता है। एक तो ये है कि फिक्स एसेट रजिस्टर होना चाहिए आपका, आई कैप का TR6 है, टेक्निकल रिलीज 6 आई कैप रिक्वायर करता है, भाई होना चाहिए कंपनीज के पास, और आई कैप में वहाँ पे फॉर्मेट भी दिया हुआ है। और सेकंड ये है कि आपका कंपनीज एक्ट भी कहता है, कंपनीज एक्ट जब जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करता है तो उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर फिक्स एसेट्स की डिटेल्स भी हैं। तो इसका मतलब है कि अगर किसी के पास फिक्स एसेट्स नहीं है रजिस्टर तो ये नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ भी है। आपको आइडिया है कि आप जब रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट में एंड पे जाके जो अदर लीगल रिक्वायरमेंट वाला एक सेक्शन है वहां पर आप कहते हैं जी कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट। तो अगर ये है ही नहीं चीज़ तो फिर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट तो नहीं हुए ना, वो तो वहां पर फिर मसला आएगा। तो अगर तो फिक्स एसेट्स बहुत ज़्यादा है, अरबों रुपए के हैं, मतलब अरबों क्या करोड़ों के भी हो सकते हैं, लाखों के भी हो सकते हैं, कहने का पर्पज ये था कि अगर वो मटीरियल है बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन स्टिल वो उनका कोई अता पता ही नहीं है कहाँ पे पड़े हुए हैं, क्या उनकी कोई लिस्टिंग ही नहीं मौजूद, तो वो फिर क्वालिफिकेशन उसके ऊपर भी लग सकती है। लेकिन अगर वो मतलब मटेरियल नहीं है तो इतने खास फिर क्वालिफिकेशन तो नहीं लगेगी। फिर कंट्रोल वीकनेस वो जरूर होती है कि आपका कंट्रोल ही नहीं है, तो आप फिर उसको कहाँ पे लिखोगे, मैनेजमेंट लेटर के अंदर लिखोगे, ठीक है। कंट्रोल वीकनेसेस मैनेजमेंट लेटर के अंदर आती हैं। जो मटेरियल ऑब्जर्वेशन है, मटेरियल जो मिसस्टेटमेंट्स हैं, स्कोप लिमिटेशन वगैरह, वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आती हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये अब आपने वो लिस्ट एक ले ली है उनसे, कंप्लीटनेस को आप देखना चाह रहे हैं, फिर आपने क्या किया कि भाई आप जो फिजिकली कुछ एसेट्स पड़े होंगे आप उनको देखें, फ्लोर टू शीट करके देखें, फिजिकल वेरीफाई करने के आपने देखा अच्छा वो वाला दिखाओ जरा इसमें किधर है, वो दिखाओ इसमें किधर है, आपने इस तरह कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल आपका इस तरह हो जाएगा। बाकी लेजर से आप एक रिकंसिलेशन बनाएं ट्रायल बैलेंस की, वहां से आइडिया हो जाएगा या तमाम एसेट यहाँ पे आ चुके हैं, डिस्क्लोज हो चुके हैं, क्लियर है। एग्जिस्टेंस को आपने देखना है तो सिंपल है, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। एग्जिस्टेंस है ना, तो आपको जाके चीजें देखनी पड़ेंगी, इंस्पेक्ट करनी पड़ेंगी, वही 7 प्रोसीजर में से लगनी है हर चीज। आपने वो फिक्स एसेट रजिस्टर देखा, आपने कहा अच्छा ये 5 लैपटॉप्स लिखे हुए हैं, कहाँ पे पड़े हुए हैं, उन्होंने कहा सर ये देखें ये 5 है, ठीक है। अच्छा ये आपकी 2 व्हीकल्स आ रही है, कहाँ पे लिखी हुई हैं, वो कहाँ पड़ी हुई है, वो दिखा दी उन्होंने आपको। ये होता है इंस्पेक्शन। फिर करके आपने क्या वेरीफाई की है, एग्जिस्टेंस वेरीफाई की है, ठीक है। देन आपकी क्या है, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, तीनों चीजें अब आपने करनी है। अब इसमें भी है कि अगर तो आपकी कॉस्ट के ऊपर है तो फिर और थोड़ा सा होगा, अगर फेयर वैल्यू के ऊपर है तो फिर और होगा, ठीक है। कॉस्ट के ऊपर अगर आपने करना है तो भाई सिंपल है कि आप एक्यूरेसी, वैल्यूएशन और एलोकेशन को आपने देखना है। लैंड एंड बिल्डिंग आपने देखनी है तो आप उसकी जितनी भी कॉस्टिंग हुई है, अगर सिर्फ लैंड है तो उसका वो जो ओनरशिप डीड होगी उसको देखना है। ओनरशिप डीड के अंदर 2 चीजें आ जाएंगी ना आपकी, एक तो ये वैल्यूएशन वगैरह भी आ जाएगी, उसके ऊपर पैसे लिखे हुए हैं, और दूसरा आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट्स भी आपके वहां से वेरीफाई हो जाएंगे कि भाई इसी बंदे का, इसी क्लाइंट के नाम का है, ठीक है। अगर आपने ऊपर कुछ खर्चा किया है बिल्डिंग वगैरह के ऊपर तो उसकी कॉस्टिंग दे दें, भाई क्या खर्चा हुआ, क्या सीमेंट, बजरी, क्या चीज़ें आपने सरिया वगैरह यूज़ किया है, पेंट पे कितना खर्चा हुआ है, उसके पीछे आपको पता है कि थोड़ा उनके पास इनवॉइसेस वगैरह भी होंगी, वाउचर्स होंगे, वो भी आप दे देंगे, आपको थोड़ा उनका आइडिया हो जाएगा। एलोकेशन का भी आइडिया साथ हो जाएगा। एलोकेशन से मुराद है कि भाई क्या राइटली एलोकेट हुआ है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, आप उसको कैपिटल एक्सपेंड करके शो कर देते हैं, तो उसका भी आपको जब आप डिटेल में चीज़ें देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इक्विपमेंट एंड व्हीकल्स करना है तो भाई उसमें भी सिंपल परचेज इनवॉइसेस देख लें, आपको उनकी कॉस्टिंग वगैरह का आइडिया हो जाएगा। वैल्यूएशन अगर फेयर वैल्यू करवाई हुई है फिर क्या होगा, फेयर वैल्यू आपको पता है कि क्लाइंट खुद तो नहीं करेगा, क्लाइंट ने कोई ना कोई फेयर वैल्यू के लिए कोई एक्सपर्ट रखा होगा, फेयर वैल्यूअर या वैल्यूअर जिसको बोला जाता है वो उन्होंने रखा होगा। वैल्यूअर साहब आ गए, वैल्यूअर आपको मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट जब आ गया तो ISA 500 आपने पढ़ा है, उसका पैरा 9 आपको क्या कहता है कि जी ऑडिटर ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर भी एविडेंस पहले लेना है, उसकी कैपेबिलिटी को देखें, उसकी कॉम्पिटेंस को देखें, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को देखें, ठीक है। फिर देखेंगे उसने किस तरह काम किया है, क्या उसका काम आपके रेलेवेंट है भी या नहीं है। अगर ऑडिटर को ये लगता है कि उसका काम रेलेवेंट है, अप्रोप्रिएट है और सफिशिएंट भी है तो आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑडिटर को शक है उसके ऊपर, स्केप्टिकल हो जाता है ऑडिटर, कहता है यार नहीं लग नहीं रहा कि ये बिल्डिंग इतने की होगी जितनी वैल्यू उसने लिखी, क्योंकि अक्सर लोग करते भी हैं, ठीक है, तो मतलब इस तरह फेक बनाते हैं,
तो फिर आप क्या करोगे, ऑडिटर अपना एक एक्सपर्ट इन्वॉल्व करेगा, अपना एक्सपर्ट इन्वॉल्व करके उससे करवा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी है कि वैल्यूएशन रिपोर्ट लें। एक तो उसके बैलेंस को आप पहले फौरन देख लें, आपके जीएल या ट्रायल बैलेंस के साथ मैच कर रहा है, पता लगे कि उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट से नहीं मैच कर रहा, आप सिर्फ वैल्यूएशन रिपोर्ट के पीछे लगे रहे, देखें उन्होंने इधर जाके भी कुछ और चीज़ लिखी हो। अब वो हो गया मैच, ठीक है। फिर आपने वही देखना है कि भाई एक ही क्लास की तमाम आइटम्स वो रीवैल्यू हुई हों। ये ना होगा कि कोई 5 बिल्डिंग में से 2 करवाई है, नहीं भाई, सारी की सारी आपने करवानी है। ये आपके IAS 16 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देन आपका उसका मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को देख लें, अंडरस्टैंडिंग ले लें उसके काम की, और ये मतलब ये सारी चीज़ें आपको है आइडिया इसका, ठीक है। डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट के ऊपर आपने करना है, रेट्स वगैरह को देख लें, रेट्स की रीजनेबलनेस को देखें, क्योंकि एस्टिमेट्स है ना रेट्स आपके। अब आइजा 540 आपसे रिक्वायर करता है कि आपने एस्टिमेट्स की रीजनेबलनेस को जरूर देखना है कि क्या वो रीजनेबल भी है एस्टिमेट या बस ऐसे ही लगाए हुए हैं। तो आप उनकी रीजनेबलनेस को देखें और बतौर ऑडिटर। फिर आप देखें कि क्या कंसिस्टेंट मेथड यूज हो रहा है, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग मेथड्स मस्ट बी कंसिस्टेंट। IAS 8 आपसे कहता है, या आपने पढ़ा होगा, IAS 8 क्या कहता है कि भाई आपने जो भी पॉलिसी है, एस्टिमेट वगैरह लेने हैं, कोशिश करें वो फिर कंसिस्टेंटली अप्लाई हो। ये ना हो कि हर बार ही बदल रहे हो, पिछली बार डेप्रिसिएशन 20% था, इस बार कहें नहीं जी 25% हो गया, 15% हो गया, फिर अगली बार कहें 30% हो गया। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई चेंज आई है वो उससे पूछें भाई इसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन है, ठीक है। आमतौर पर इनमें तो नहीं आती ऐसी चेंज। गेन लॉसेस वगैरह, सेल डिस्पोजल वगैरह देखें कि क्या वहाँ पे सही तरह एंट्रीज हुई हैं, कि आपको पता डिस्पोजल के टाइम पे डेप्रिसिएशन को निकालना और इम्पेयरमेंट रिवर्सल वगैरह वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो थोड़ा सा उसको भी देख लेना है, ठीक है। IAS 36 के मुताबिक इम्पेयरमेंट्स को देखें। इम्पेयरमेंट के लिए ना एक नुकता मैं आपको बता देगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। नुकता ये है कि भाई जब भी आपकी सेल कम होने लग जाए, ठीक है, पेपर में लेट्स से आपको क्वेश्चन है कि ऑडिट रिस्क आप ढूंढें और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट बता दिया, या वैसे नैरेटिवली उन्होंने आपको बता दिया कि भाई आपकी जो है वो सेल कम हो गई है इतनी ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए जब भी सेल सिग्निफिकेंटली कम होती है तो फिर एक मसला आता है इम्पेयरमेंट का भी। अब इम्पेयरमेंट देखें IAS 16 के मतलब एसेट्स वगैरह पे लग रही है, PP वगैरह पे लग रही है IAS 36 के मुताबिक, उससे ही उधर पड़ी है। लेकिन एक इनका लिंक है, लिंक किस तरह है आपको होगा आइडिया कि इम्पेयरमेंट होती क्या है। इम्पेयरमेंट होती है कि भाई कहीं आपकी जो कैरिंग अमाउंट है जो आपने लिखी हुई है वो आपकी रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा तो नहीं है। मतलब आपने लिखा होगा कि भाई 100 रुपये का मेरा एसेट पड़ा हुआ है, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट उसमें से 70 रुपये है, तो 30 रुपये आपने एक्स्ट्रा लिखे और इसको क्या कर दो, आप इम्पेयर कर दो। ऐसे है ना। अब रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? रिकवरेबल अमाउंट आपकी होती है वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ऐसे होती है ना, मतलब कि सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज, इन दोनों को आपने देखना होता है। क्लियर है बात? अब वैल्यू इन यूज क्या होती है? वैल्यू इन यूज होती है कि फ्यूचर में आप इससे कितना बेनिफिट लेंगे, प्रोबेबल बेनिफिट कितने, तो आप उसको वो डिस्काउंटिंग वगैरह करके प्रेजेंट वैल्यूज की निकाल लेते हो। ऐसे ही बात होपफुली आप फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर सेल आपकी कम हो रही है तो इसका मतलब है कि भाई उस एसेट से अब मैं वो वैल्यू नहीं निकाल पा रहा जो पहले मैंने सोचा था। पहले लेट से सेल हो रही थी 100 रुपए की, उससे अब सेल होने लगी है 30 की, 40 की, इतना सिग्निफिकेंट डिक्रीज आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मेरी वैल्यू इन यूज जो है कम हो गई। ऐसी है ना, क्योंकि हमने कंपेयर तो करना वैल्यू इन यूज को और आपके जो दूसरा है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को। अब हमारी वैल्यू इन यूज तो होगी है कम, इसका मतलब क्या है कि देयर माइट बी अ रिस्क कि हमारा जो एसेट है वो इम्पेयर हो चुका हो। तो इसलिए सेल के साथ भी आपने इसको इस तरह लिंक करके देखना है हमेशा। होपफुली आ गई होगी समझ इसकी। ठीक है जी, इम्पेयरमेंट की वर्किंग वगैरह देख लें, इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल उसके ऊपर देख लें। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की जो आपकी है एसेशन है उसको आपने किस तरह देखना है। सिंपल है भाई, उसके ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स देखने होते हैं, तो कुछ भी नहीं है ताकि टाइटल आपके नाम पे है नहीं। क्लासिफिकेशन में ये है कि आप देख लें जो एंट्रीज हुई है क्या वो रेलिवेंट अकाउंट में हुई है, कोई रेवेन्यू एक्सपेंस तो नहीं यहाँ पे आ रहा, ठीक है, उसको आपने देख लेना है। प्रेजेंटेशन भाई IAS 16 की प्रेजेंटेशन आपने देख लेनी है, उधर से मतलब PP की IAS 16 से देख लेनी है, और इंटेंजिबल्स की आपने IAS 38 से देख लेनी है कि जिस तरह वो प्रेजेंटेशन का कहता है क्या उसी तरह प्रेजेंट हुआ है या नहीं हुआ। देन एडिशन एंड डिस्पोजल के ऊपर, सब्सटेंटिव एडिशंस के ऊपर भी ये है कि आपने एक लिस्ट लेनी है कौन कौन से एडिशंस हुए हैं, उनके पीछे देख लें भाई, इनवॉइसेस देख लें, परचेज इनवॉइसेस होंगी, वाउचर्स होंगे, वो सारे देखें।
ठीक है, वो आपको एक उसका आइडिया हो जाएगा। डिस्पोजल्स है, डिस्पोजल्स के ऊपर भी यही है कि जो आपने डिस्पोज किया उसके ऊपर क्या किसी ने ऑथराइज भी उसको किया है, नहीं किया, उसकी सेल डीड भी कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट भी बना होगा, पैसे बैंक में आए होंगे, मतलब पूरा एक साइकिल को आप उसको स्टडी कर लें तो वो भी आपके सामने आ जाएगी चीज। ठीक है जी। अब इंटेंजिबल का वो नीचे बता रहा है, इंटेंजिबल्स में भी यही चीजें हैं, उसी तरह ये भी होना है, इसमें कुछ भी ऐसा न्यू तो नहीं। इंटेंजिबल का ये होता है मसला कि इसमें क्योंकि आपको पता है अगर इंटरनली जनरेटेड है, ठीक है, आपका कोई, अब उसमें एक इशू आया था कि रिसर्च कॉस्ट एक्सपेंस आउट होती है और डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होती है, कैपिटलाइज होती है। तो बस इसी चीज को मेन आपने रखना है IAS 36 में, ठीक है, IAS 38 में, इंटेंजिबल्स में, ठीक है। आपने इसका ख्याल करना है कि भाई क्या वो रिसर्च के जो एक्सपेंडिचर है वो प्रॉफिट एंड लॉस में गए हैं, ये इंश्योर कर लेना है। डेवलपमेंट की जो कॉस्टिंग है उस पीरियड के बाद क्या वो कैपिटलाइज हुई है, ठीक है। देन गुडविल का भी आपको आइडिया है। गुडविल का मसला ये है कि अगर इंटरनली जनरेटेड हो गुडविल तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं हम करते। आप लोगों ने पढ़ा होगा बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर, IFRS 10 के अंदर भी, इंसोलिडेशन में, तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर वही आपने एक्वायर किया हो, बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ हो IFRS 3 के मुताबिक, देन आपने उसको रिकॉर्ड भी करना है। अब उसकी रिकॉर्डिंग में क्या मसला आता है, कोई मसला नहीं, जो चीज है, जो कैलकुलेशन है, आपने उसी को देखना है। मतलब है कि देखें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस नेट एसेट्स ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, यही आपने देखनी होती है ना। अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, आपकी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ज्यादा है, कम है, तो आपने भाई ऊपर वाले पैसे क्यों दिए हुए हैं। अगर 100 रुपये आपने दिया है, नेट एसेट की वैल्यू 70 रुपये, तो 30 रुपये आपने क्यों दिए थे, वो आपने गुडविल की वजह से दिए थे। अब वो उसमें भी फिर आता है पार्शियल मेथड होता है, गुडविल फुल गुडविल मेथड होता है, वो आप लोगों को आइडिया होगा। तो आपने सिंपल ये देख लेना कि भाई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो लिखी हुई है क्या उतनी ही है, ठीक है। वर्किंग करके रिकैलकुलेट करके देखें गुडविल को, ठीक है। इंस्पेक्ट करें डॉक्यूमेंट्स को, जो आपके डीड के डॉक्यूमेंट्स हैं, इंस्पेक्ट करें डॉक्यूमेंट्स को, वहां से आपको एक और चीज मिल जाएगी कि आपका कितना शेयर है, आपने कितने % उसके अंदर इन्वेस्ट किया था, ठीक है। देन गुडविल इम्पेयर तो होती है, गुडविल इम्पेयर होती है ना, गुडविल अमोर्टाइज नहीं होती लेकिन इम्पेयर होती है। जबकि दूसरे जो इंटेंजिबल्स हैं उनकी अमोर्टाइजेशन के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा, उनका क्या रेट लिया उसमें भी आपको पता है कि अगर इंडेफिनिट लाइफ हो तो किस तरह करना है, डेफिनेट लाइफ हो तो किस तरह करना है, ठीक है। तो वो चीजें आपने उसकी थोड़ी देख लेनी है। बाकी एडिशन वगैरह पे उसी तरह ही होगा, आपको 1 बाय 1 वाउचर्स लेकर सैंपल बेसिस पर उनको देखना पड़ेगा। क्लियर है बात। चलिए, ये था जी आपका चैप्टर जो 7 और 8 हो गया। थोड़ा आई होप आपको आइडिया हो गया होगा इसका ना। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके प्रोसीजर्स बेहतर हो जाएंगे। फिर चैप्टर 9 के साथ नेक्स्ट मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।